दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। सदियों पहले मुर्दा जिस्म की ममी बनाने की रवायत बहुत आम थी। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से 1875 तक मिस्र के बाज़ारों में फ़िराइन मिस्र की ममीज़ फ़रोख्त होती थीं। ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एक ममी फरोश 2 सालिम और एक अधकटी ममी फ़रोख्त करने को छाबड़ी लगाए बैठा है। हाँ, ये सही है कि ये तो सदियों पुरानी इस ममीज़ की बातें हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में भी ममीज़ बनाई जाती हैं। जनूब मगरबी बहरुल काहिल के इलाके पपुआ न्यू गिनी के एक गांव कुकी में ये रवायत आज भी कायम है। यहाँ के कबायली लोग मरने के बाद अपने सरदार की लाश को हनूत भी करते हैं। ये हनूत की गई लाशें उनके यहाँ आज भी महफूज हैं, मौजूद हैं। अगर आप इस इलाके में जाएं और वो लोग आपको इसकी इजाज़त दें तो आप आज भी इन ममीज़ को वहाँ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ममीफिकेशन का उनका तरीका कदीम मिस्रियों के तरीके से बहुत मुख्तलिफ है। इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखाएंगे कि कैसे इस दूर दराज कुकी गांव के लोग अपने सरदारों को जलती आग के ज़रिए ममीफाई करते थे। पपुआ न्यू गिनी के मुख्तलिफ कबाइल में एक कबीला अंगा भी है। इस कबीले के लोग किसी अजनबी को अपने यहाँ खुशदिली से वेलकम नहीं कहते, बल्कि वो तो किसी को अपने कबीले में आने की इजाज़त तक नहीं देते। और यही हुआ ओला लोहमन के साथ। लोहमन एक मशहूर जर्मन फ़ोटो जर्नलिस्ट है। 2003 में उन्होंने पपुआ न्यू गिनी का दौरा किया। जब लोहमन कुकी विलेज में मौजूद अंगा कबीले में गई तो वहाँ के लोगों ने उन्हें वेलकम करने के बजाय उन्हें वहाँ से वापस चले जाने का कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कबीले के लोग अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपना रहन सहन, अपनी कदीम रवायात किसी अजनबी से शेयर नहीं करना चाहते थे। वो ज़ायरीन और टूरिस्ट वगैरह के आदी नहीं थे, इसलिए जब अचानक लोहमन उनके कबीले में पहुंच गई तो उन्होंने इसे वापस जाने का कह दिया। लेकिन लोहमन को इस कबीले की रवायात जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि वहाँ के लोग अपने मुर्दों की ममीज़ बनाते थे, इसलिए वो इस कबीले में बाहर तौर जाना चाहती थी। दूसरी तरफ कबीले वाले नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से आए और उन्हें देखे। सो माय क्यूरियस फेलोज, लोहमन को जब इस कबीले में खुशामदीद नहीं कहा गया तो वो फ़ौरन वापस चली गई। लेकिन एक दहाई तक यानी 10 साल तक मुसलसल वो यहाँ फेरे लगाती रही। हर बार जब वो वापस आती तो कबीले वालों से यही कहती कि उसके आने का मकसद सिर्फ ये जानना है कि यहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी क्या है। वो इस पर रिसर्च करना चाहती है कि यहाँ के रहने वाले कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने प्यारों की वफ़ात के बाद उनकी आखिरी रसूमात कैसे अदा करते हैं। लोहमन के बार बार आने की वजह से कबीले वालों के रवैयों में थोड़ी सी लचक आ गई और लोहमन को कबीले के बारे में जानने का मौका मिल गया। सो इसी तरह एक दिन लोहमन की मुलाकात जमाता सू नामी कबीले के बुजुर्ग सरदार से हुई। जमाता सू ने लोहमन को कबीले की कदीम रवायात के बारे में बताया और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो चाहते हैं कि जब उनकी मौत हो तो उनके जिस्म को ममीफाई किया जाए, उनकी ममी बनाई जाए। दोस्तों, अंगा कबीला कदीम मिस्रियों की तरह अपने प्यारों को मरने के बाद अमर करने की गरज से ममीफिकेशन का सहारा लेता है, लेकिन हनूत करने का उनका तरीका कदीम मिस्रियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बिग सोचो की एक वीडियो में कदीम मिस्री ममीज़ को बनाने का तरीका डिटेल से हम आपको दिखा चुके हैं। हम दिखा चुके हैं कि कैसे वो जिस्म के अंदर मौजूद दिल के अलावा तमाम आज़ा को निकाल दिया करते थे और फिर जिस्म को पट्टियों से लपेट देते थे। लेकिन यहाँ अंगा कबीले में ममीफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल मुख्तलिफ है। अंगा ट्राइब के लोग अपने मुर्दों को जलती आग के धुएं में स्मोक करते हैं। ये आग मुसलसल 3 माह जलती रहती है और इस आग की तपिश में मुर्दे का जिस्म रखा जाता है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि आग जिस्म के किसी हिस्से को ना छूने पाए। सिर्फ आग के धुएं में बॉडी को स्मोक किया जाता है और ममीफाई किया जाता है। इस कबीले के लोगों का ये मानना है कि इस अमल से जिस्म के गलने सड़ने का अमल रुक जाता है और इस तरह इंसानी जिस्म की ममी बनाकर उसे हमेशा के लिए स्टोर कर लिया जाता है। जिस्म को मुसलसल धुएं पर रखने से ये सूजना शुरू हो जाता है और जब ये सूज जाता है तो एक लंबी लकड़ी की मदद से इसमें से सयाल मादा यानी तमाम लिक्विड फ्लूइड निकाल दिया जाता है। ममीफिकेशन के इस पूरे अमल के दौरान ममीफायर्स यानी जो इसे ममीफाई कर रहे होते हैं पहले दिन से आखिरी लम्हे तक लाश के पास मौजूद रहते हैं।
وہ اس بات کی مکمل یقین دہانی کرتے ہیں کہ مرنے والے کا کوئی بھی حصہ، حتیٰ کہ اس کے جسم سے نکلنے والا فلوئڈ بھی، لیکوڈ بھی زمین کو ٹچ نہ کرے، کیونکہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر مرنے والے کا جسم یا اس کے کسی بھی حصے نے زمین کو چھو لیا تو یہ بدقسمتی کی علامت ہوگا اور قبیلے کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ اس ممیفیکیشن کا، اس حنوط کرنے کا سب سے اہم حصہ چہرے کو اصل حالت میں برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے یہ لوگ مردہ انسان کے جسم کو اس کی اصل حالت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، چہروں کو محفوظ رکھنے کی ایک وجہ اس قبیلے کے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد روحیں دن بھر آزاد گھومتی رہتی ہیں، لیکن رات کو وہ واپس اپنے جسم میں جہاں سے نکلی تھیں آ جاتی ہیں۔ اپنے جسم کی پہچان یہ روحیں چہرہ دیکھ کر کرتی ہیں۔ اگر چہرہ شناخت کے قابل نہ ہو تو وہ اپنا جسم نہیں پا سکتی اور ہمیشہ بھٹکتی رہتی ہیں، آزاد گھومتی رہتی ہیں۔ اس لیے ممیز کے چہروں کو اصل حالت میں محفوظ رکھنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قبیلہ چونکہ جدید دنیا سے بہت دور ہے، اس لیے یہاں فوٹوگرافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنے مرنے والوں کی شبیہ کو، ان کی تصویر کو محفوظ رکھنے کا یہی طریقہ جانتے ہیں یا جانتے تھے کہ اسے ممیفائی کیا جائے اور چہروں کو محفوظ رکھا جائے تاکہ چہروں سے ان کی پہچان ہو سکے۔ اس ساری بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے پاس اپنے پیاروں کی البمز موجود ہوتی ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں، تو ان کے پاس ممیز موجود ہوتی ہیں جن کے چہرے محفوظ ہوتے ہیں۔ انگا قبیلے کے لوگ ممیفیکیشن اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک لاش کو زمین میں مٹی تلے دبا کر وہ اسے بھول جائیں گے، لیکن ممی بنا کر سامنے رکھ کر وہ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ ان ممیز کو گاؤں کے قریب موجود اونچی چٹان کے دہانے پر بٹھا دیتے تھے۔ اونچی چٹان پر سامنے بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پیاروں کو احساس ہوتا رہے کہ ان کا مرنے والا مرنے کے بعد بھی ان کے سامنے ہے، بلکہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیکن پھر 20ویں صدی کے وسط میں ان جزائر پر دوستوں مسیحی مشنریوں اور برطانوی اور آسٹریلوی سرکاری افسران نے آنا شروع کیا۔ اس کی وجہ سے ان قبائل کے کلچر میں کافی تبدیلیاں ہوئیں اور ممیز بنانے کا یہ عمل کم ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد ہی ان لوگوں نے یہاں دوسرے لوگوں کو خوش آمدید کہنے کا سلسلہ ختم کیا۔ انگا قبیلے کے سردار جیماتسو نے لوہمن سے اس قبیلے کی روایات کو تفصیل سے ڈسکس کیا۔ جیماتسو اپنی صحیح عمر تو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اب اس کی زندگی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اس لیے وہ اپنی پرانی روایات کو اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے لوہمن کو اپنی اس خواہش کے بارے میں بتایا کہ وہ مرنے کے بعد اپنی ممی بنوانا چاہتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ حنوط ہو کر ممی بن کر وہ اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس لیے اس نے اپنے بچوں کو اپنی پرانی روایت یعنی ممی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ دوستو، یہاں ایک اور دلچسپ بات بتاتے ہیں، وہ یہ کہ لوہمن کے بعد اس قبیلے میں بہت سے اور لوگ بھی ریسرچ کرنے کے لیے آئے۔ ایک بار جیماتسو نے کچھ ماہرین کے ساتھ مل کر ایک سور پر ممیفیکیشن کا تجربہ بھی کیا۔ خیر دوستو، تو جیماتسو نے لوہمن سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کی موت کے بعد اس پر کیے جانے والا ممیفیکیشن کا پروسیس دیکھے، اس کی تصاویر بنائے اور دنیا کو اس کی کہانی سنائے۔ ظاہر ہے اب جیماتسو کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے ہی یہ سارا ممیفیکیشن کا عمل کرنا تھا۔ اس نے جب اپنے بیٹوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پہلے تو انہوں نے اپنے باپ کی اس خواہش کے خلاف مزاحمت کی۔ اس کی وجہ وہی تھی جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 20ویں صدی کے وسط سے یہاں ممیفیکیشن کا سرداروں کو حنوط کرنے کا عمل رک گیا تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور اب وقت کے ساتھ قبیلہ بھی بہت تھوڑا رہ گیا تھا۔ قبیلے کے بہت سے لوگ بندرگاہوں کے قریب آباد ہو رہے تھے، ان شہروں میں جہاں اچھا روزگار تھا۔ یہ گلوبلائزیشن کا اثر تھا، لیکن جیماتسو مسلسل اپنے بیٹوں کو اپنی خواہش کے بارے میں آگاہ کرتا رہا، کیونکہ اس کے لیے آج بھی اس کی پرانی روایات بہت اہم تھیں۔ کم از کم اس کی موت کے بعد اس کی ممی بنا دی جائے، اس کے لیے بہت اہم تھا۔ آخرکار اس کے بیٹوں نے اس کی بات مان لی۔ جیماتسو کے بیٹے اوتینگ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا کریں، اور پھر 2015 میں جیماتسو کی موت ہو گئی۔ جیماتسو کی آخری خواہش کے مطابق لوہمن بھی انگا قبیلے میں واپس آئی اور اس کی لاش کو ممیفائی ہوتے دیکھا۔ اس کی تصاویر اس نے بنائی۔
दोस्तों, जिमात्सु के पोते समेत 7 अफराद ने ममीफिकेशन के इस अमल का आगाज़ किया। उन्होंने सबसे पहले चिकनी मिट्टी अपने चेहरों पर लगाई। ये उनके यहाँ गम की अलामत समझी जाती है। रस्मी कवानीन के मुताबिक सारे अमल के दौरान उन्हें पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ गन्ने का जूस ही पी सकते थे। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई और मशरूब वो नहीं ले सकते थे और खाना भी कोई आम पका हुआ खाना वो नहीं खा सकते थे। ममीफिकेशन के अमल के दौरान अमल करने वाले सिर्फ वही खाना खा सकते हैं जो उसी आग में पकाया जाए जिसके धुएं से जमेतसू की लाश को हनूत किया जा रहा था। दोस्तों, जब इस आग के धुएं ने जमेतसू की जिल्द को, इसकी स्किन को जला दिया, तो इस अमल करने वाले अफराद ने एक लकड़ी की खपची की मदद से इसके ऊपर की जिल्द को खुरचना शुरू कर दिया। लौहमन ये सारा अमल देख रही थी। कई हफ्तों पर मुहित इस अमल में पहले जमेतसू का जिस्म सूजा, धुएं से स्याह काला हुआ और आखिर में सख्त हो गया। रस्म करने वाले 7 अफराद ने जमेतसू के जिस्म से निकलने वाले फ्लूइड को अपने जिस्मों पर लगाया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा करने से रूह को बचाया जा सकता है। ममीफिकेशन के सख्त कवानीन के तहत इन 3 महीनों तक इन 7 लोगों को ना तो नहाने की इजाज़त थी, ना हाथ मुंह धोने की और ना ही ये जगह छोड़कर कहीं और जाने की। जब जमेतसू की बॉडी मुसलसल 3 माह तक आग के धुएं में रहने की वजह से सख्त हो गई तो आखिर में इसे दरख्तों की झाड़ियों से बनी एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। पट्टियों की मदद से इसे इस कुर्सी से बांधकर कबीले के करीब मौजूद एक ऊंची चट्टान पर रख दिया गया। वहां से जमेतसू उन पर हमेशा अब नजरें रखे हुए था, उनके ख्यालात के मुताबिक। अगर आप भी अब वहां जाएं तो जमेतसू की मम्मी से आपकी मुलाकात आसानी से हो जाएगी। दोस्तों, जाते जाते हम आपको ये बताते जाएं कि मिस्र और एशिया के इन दूर दराज इलाकों के अलावा ममीज़ उन इलाकों में भी बनाई जाती थीं जहां मॉडर्न दुनिया बहुत बाद में पहुंची। अमेरिका के दरियाफ्त होने से सदियों पहले वहाँ मौजूद इनका सिविलाइजेशन में ममीज़ बनाई जाती थीं और महफूज की जाती थीं। इसी तरह चीन से भी बहुत सी ऐसी ममीज़ मिली हैं जिन्हें हज़ारों साल पहले हनूत किया गया था। इस सब से आप जान सकते हैं कि ममीज़ बनाने की सोच हज़ारों साल से इंसानों में मौजूद है और उस वक्त से मौजूद है जब मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले इंसान एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और उनके राब्ते भी नहीं थे। इस मालूमात की मदद से हम कह सकते हैं कि इंसान में हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश एक कुदरती ख्वाहिश है जो नामालूम ज़मानों से उसके शऊर में बसती है। तो बहरहाल दोस्तों, अंगा कबीले की इस रवायती ममीफिकेशन की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कदीम मिस्र के लोग ममीज़ कैसे और क्यों बनाते थे तो हमारे इस लिंक पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।